आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अफगानिस्तान में जारी घमासान के बीच आपको दिखाते हैं उस शख्स का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो दोनों पक्षों को शायद सबसे बेहतर तरीके से जानता है। मध्यस्थ और शांति कार्यकर्ता खलीकुल्लाह सफी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में तालिबान की रणनीति से लेकर आईएसआईएस तक हर मुद्दे पर बात की। अफगानिस्तान के हालात पे हमसे बातचीत करने के लिए सैफुल्लाह साफी साहब हैं, जो कि इस वक्त यूरोप में है और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वो भी काबुल से निकलकर यूरोप पहुंच गए हैं और इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है अफगान और तालिबान के बीच बतौर शांति वार्ता में मध्यस्थता की भूमिका निभाने में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूरोप से। सैफुल्लाह साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपने अफगानिस्तान छोड़ा क्यों? अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जा होने यानी जब वो जलालाबाद और काबुल में दाखिल हो रहे थे तो इसी रात दाइश के जंगजों ने हमारे घर पर रात के वक्त हमला किया और मेरे एक बड़ी भाई असदुल्लाह को शहीद किया। तो इस वजह से वो मेरे पीछे भी लगी हुई थी। मैंने तालिबान से रुजू किया। तालिबान ने मुझे कहा कि आप अपना सिक्योरिटी खुद संभालें। और मैंने देखा कि तालिबान के रूप में कुछ लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और दाइश के लोग भी दाखिल हो गए थे। तो मुझे और मेरे फैमिली को अपनी ज़िंदगी का ख़तरा था, तो इसलिए मैं अफगानिस्तान छोड़कर यूरोप आया। बहुत मुश्किल रही होगी आपकी जो आपसे बातचीत हो रही थी। आपने बताया कि 23 अगस्त को आपने काबुल छोड़ा, तो 23 अगस्त तक तो हालात बहुत खराब और हो गए थे। कैसे आप निकले, कितना मुश्किल हुआ, थोड़ा उस बारे में भी बता दीजिए। बाकी विषयों पे चर्चा हम लोग जारी रखें। जी, हमारे घर पर उन लोगों ने नंगरहार सूबे में हमारे घर पर हमला किया। मैं उस वक्त काबुल में था और फिर मैं अपनी भाई की जनाजे में भी शिरकत नहीं कर सका, क्योंकि मुझे इत्तला मिली अपने पर्सनल सोर्सेज से कि दाइश वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं अपने भाई की जनाजे में जाऊं और वो मुझ पर भी हमला करे। तो इसलिए मैं उसकी जनाजे में शिरकत नहीं कर सका और मैंने अपना घर छोड़कर एक दूसरी जगह में पनाह ले ली अपने एक भाई और एक कज़न के साथ। और फिर 2 दिन बाद 15 अगस्त को उन लोगों ने मेरे अंकल पर हमला किया। रास्ते में वो हमारे घर आ रहा था, उसको भी शहीद किया। और इससे पहले उसने मेरे एक दोस्त को किडनैप किया था और उसके व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप आ जाओ जलालाबाद, आपसे इम्पोर्टेंट काम है। तो मैंने इस पर शक किया, मैं नहीं गया। फिर मुझे कुछ दिन बाद 19 अगस्त को मेरी दोस्त का डेथ बॉडी भी जलालाबाद की एक डिस्ट्रिक्ट बेहसूद में मिला। उन लोगों ने सर कटवाया था और उसका एक दूसरा दोस्त भी था, उसको भी मतलब दोनों का सर कटवा कर उसकी डेथ बॉडी मिली। तो मैंने बहुत मुश्किल से 13 अगस्त से 23 अगस्त तक इस 10 दिन मेरे काबुल में एक घर में छुपा कर अपना मतलब बहुत मुश्किल से गुजारा, अपने फैमिली से दूर और छुप कर। तो फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मेरे एक जर्नलिस्ट दोस्त ने जिसके साथ मैंने 6 साल काम किया था, उसने मुझे इनवाइट किया और बहुत मुश्किल से मतलब रात के 1 बजे मैं काबुल एयरपोर्ट पर बहुत मुश्किल से गुजर कर वहाँ पर पहुँच गया। आप 23 अगस्त को वहां से निकले, आपने खुद बताया, और 15 दिन हो गए हैं तालिबान ने जब अफगानिस्तान पे कब्जा किया। क्यों अब तक सरकार नहीं बन पाई है? आपने तो बतौर मध्यस्थ के तौर पे दोनों पक्षों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एक एक्टिविस्ट के तौर पे, एक एनजीओ के बतौर, और जो बाकी जो विभिन्न संगठन थे शांति से जुड़े हुए अफगानिस्तान में, उसको भी आपने हेड किया था। तो क्यों अब तक सरकार नहीं बन पाई? आपको क्या लगता है तालिबान अब तक क्यों विफल रहा है? 15 दिन हो गए हैं सरकार बनाने में। कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तालिबान इतनी जल्दी काबुल में पहुंच जाएंगे और काबुल को कब्जा कर लेंगे। काबुल पर कब्जे से पहले तालिबान और अमरीकियों के दरमियान दोहा में वो मुज़ाकरात हुई थी और अमरीकियों ने तालिबान से चाहा था कि वो 31 अगस्त तक काबुल में दाखिल ना हो जाए काबुल शहर में। तो इस वजह से तालिबान काबुल शहर के दरवाज़ों में मतलब जो हाईवेज जो काबुल को दूसरी सूबों से जलालाबाद और पक्तिया और मज़ार शरीफ और कंदहार से वसल करते हैं, उस जगह में दाखिल हो गए थे और वो वेट कर रहे थे ताकि वो
31 अगस्त तक काबुल में दाखिल ना हो जाए। अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट गनी प्रेसिडेंशियल पैलेस छोड़कर इमरजेंसी हालत में अफगानिस्तान से चले गए और सब जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस, उसने भी शहर छोड़ दिया और कुछ दूसरे मतलब लोगों के घरों पर और प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश की और उसको लूट मार हो गई। तो इस वजह से तालिबान मजबूर होकर शहर में दाखिल हो गए। यानी कि तालिबान रेडी नहीं थी मतलब कि वो इतनी जल्दी शहर में दाखिल हो जाएंगे। तो इस वजह से उसने अपना स्ट्रक्चर पहले से नहीं बनाया था और तालिबान के लीडरशिप के मेंबर जो थे वो मुख्तलिफ जगहों में थे, दोहा में, अफगानिस्तान के अंदर में और पेशावर में और क्वेटा में। तो वो सब लोग मतलब वो अफगानिस्तान में अब आ गए हैं और कल उसका सुप्रीम काउंसिल मीटिंग जारी था कंदहार में ताकि वो अपना आइंदा हुकूमत ऐलान कर सके। तो वो मेरे ख्याल में इंतज़ार कर रहे हैं 31 अगस्त के, जब अमरीकी फ़ौजी काबुल एयरपोर्ट से बाहर चले जाएं तो तालिबान अपना गवर्नमेंट अनाउंस करेंगे। इसके अलावा वो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान हामिद करज़ई साहब, डॉक्टर अब्दुल्ला और इंजीनियर हिकमत यार और अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के साथ वो मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि उन लोगों को भी हुकूमत किया उनके नुमाइंदों को हुकूमत में शामिल किया जाए, क्योंकि तालिबान जानते हैं अगर वो अपना हुकूमत ऐलान करे और उसमें दूसरे सियासी दलों का शमूलियत ना हो और वो भी उसमें वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ना हो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको मतलब रिकग्नाइज नहीं करेगी और वो आइसोलेशन में रह जाएंगे। तो इस वजह से ये इन वजूहात की बुनियाद पर अभी तक तालिबान ने अपना हुकूमत ऐलान नहीं किया। आपको क्या लगता है सर, कितने दिन अभी और लग जाए? हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन? मेरे ख्याल में कि 31 अगस्त, कल 31 अगस्त है तो हो सकता है कल या परसों या कुछ ही दिनों में मतलब हफ्ते से पहले तालिबान अपना हुकूमत ऐलान करेंगे। आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा, तालिबान की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा और ये मांग की गई कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। क्या तालिबान पे विश्वास किया जा सकता है? क्योंकि बहुत लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं, तालिबान पे अभी भी विश्वास नहीं करते। तो क्या तालिबान इस तरह की सरकार इस बार दे पाएगा कि उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया जाए वहां की सरकार को और तालिबान को? तालिबान के कुछ कमिटमेंट्स है अफगान कौम के साथ, अफगान नेशन के साथ और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। जब हम 2011-2012 से रेगुलरली हम मतलब साल में कई दफ़ा तालिबान लीडर से और नेगोशिएटिंग टीम से मिल गए हैं, मुलाकात हमने की, कॉन्फ्रेंस में इजाद की और पर्सनल और ऑफिशियल मीटिंग में अटेंड किया। तो कहते थे कि हम मतलब अपना एमिरेट्स इम्पोज नहीं करेंगे अफ़गानिस्तान में और हम मोनोपोली ऑन पावर नहीं चाहेंगे और हम वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मीडिया, इन सब का हम ख्याल रखेंगे। तो अभी तो कुछ ऐसा लोग ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि अभी तक तालिबान अफगानिस्तान का 60 to 70% टेरिटरी तालिबान के कब्जे में था। ना कोई वहाँ वुमेन राइट्स था, ना ह्यूमन राइट्स था और ना कोई वह फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ मीडिया था। अभी तालिबान काबुल में दाखिल हो गए हैं, उनकी वो उसके लीडरशिप स्टेटमेंट्स जारी की 3 मरतबा 3 दिनों में कि लोगों के घरों में ना जाओ, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पर गरज ना लो, किसी की कार ना ले लो। लेकिन तालिबान लोगों की गाड़ियाँ ले रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं, असलहा ढूंढ रहे हैं। तो कुछ ऐसी भी इतलात है कि आईएसआई के पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे के लोग भी आ गए हैं और इन देश के दफातरों में लोगों की असनाद और डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे हैं। अभी तक ये तो कंफर्म नहीं, लेकिन ये सब प्रोपेगेंडा की वजह से लोग जो है ना वो हिरास में है, तशवीश में है। इसलिए जिसका भी बस हो सके कि अफगानिस्तान को छोड़ दे तो। और अब बात तालिबान के गणतंत्र की। तालिबान की ओर से बार बार दावा किया जा रहा है कि इस बार वो पिछली बार से अलग है। इस बार तालिबान 2.0 की बात की जा रही है, यानी बेटर वर्जन की। तालिबान कुछ भी दावे करे लेकिन उसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है ये आपको अगली तस्वीर देखकर पता चलेगा। अब आपको तालिबान के गणतंत्र की तस्वीर दिखा रहे हैं हम। अफगानिस्तान के पत्रकार ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें एक न्यूज चैनल के स्टूडियो में एंकर के सामने तालिबान का एक नेता इंटरव्यू दे रहा है और उसके पीछे कई सारे हथियारबंद आतंकी दिख रहे हैं। पत्रकार ने ट्वीट किया है कि यह इंटरव्यू देने का तालिबानी स्टाइल है। गन पॉइंट पर इंटरव्यू की ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने देखी हो। यही वजह है कि अफगानिस्तान की जनता तालिबान के वादों पर यकीन नहीं करती है।
तालिबान की तरफ से लगातार लोगों से नहीं डरने की अपील की जा रही है, लेकिन उसका असली चरित्र इस तस्वीर से सामने आ गया है। तो तालिबान के गणतंत्र की ये ऐसी तस्वीर है जिसे न सिर्फ अफगानिस्तान के लोग बल्कि पूरी दुनिया भुला सकती है, नहीं भुला सकती है। दरअसल तालिबान की ओर से बार बार ये दावा तो किया जा रहा है कि इस बार वो पिछली बार से अलग है, उसका 2.0 वाला अवतार है, बेटर वर्जन है, लेकिन ये तमाम बातें किस तरह से झूठी और बेबुनियाद है वो इस तस्वीर से साबित होता है। तालिबान के जो दावे हो रहे हैं उसकी कथनी करनी में बड़ा फर्क इस तस्वीर के जरिए दिख रहा है। तालिबान की गणतंत्र की तस्वीर देख रहे हैं आप। दरअसल अफगानिस्तान के पत्रकार ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें एक न्यूज चैनल के स्टूडियो में एंकर के सामने तालिबान का एक नेता इंटरव्यू दे रहा है, जिसे आप देख रहे हैं इस वक्त। उसके पीछे कई सारे हथियार बंद आतंकी दिख रहे हैं। पत्रकार ने ट्वीट किया है कि इंटरव्यू देने का तालिबानी स्टाइल है। अमेरिका और तालिबान के बीच तय हुई 31 अगस्त की डेडलाइन में महज एक दिन बचा है। आखिरी फेज में बहुत तेजी से लोगों को निकाला जा रहा है और इसी बीच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एयरपोर्ट के पास एक बार फिर धुएं का गुबार नजर आया है। हालांकि इस धुएं की वजह क्या है इसका पता नहीं चल पाया है। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी विमानों का उड़ना जारी है। बताया जा रहा है कि अब भी काबुल एयरपोर्ट पर करीब 45,000 लोग मौजूद हैं। और तोरा बोरा की पहाड़ियों में ओसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज अमीन उल हक अपने प्रांत लौट आए हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ओसामा बिन लादेन का इंचार्ज भी वापसी उसकी हुई है। अफगानिस्तान के पत्रकार बिलाल सरवारी ने वीडियो ट्वीट कर ये जानकारी दी है। अमीन उल हक को देखते ही कुछ लोग उसके साथ हाथ मिलाने लगे और सेल्फी खिंचवाने के लिए पहुंच गए। तोरा बोरा की पहाड़ियां कभी अलकायदा का गढ़ हुआ करती थी। अमीन 80 के दशक में ओसामा के करीब आया था और फिर वो उसी के साथ रहने लगा था। तो तस्वीरें आपको बता दें, तोरा बोरा की पहाड़ियों में ओसामा बिन लादेन के सिक्योरिटी इंचार्ज अमीन उल हक के उसके प्रांत लौटने की है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ओसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज उसकी वापसी की तस्वीर। अफगानिस्तान के पत्रकार बिलाल सरवारी ने यह वीडियो ट्वीट कर जानकारी दी है। अमीन उल हक को देखते ही कुछ लोग उससे हाथ मिलाने लगे, उसके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए पहुंच गए। तोरा बोरा की पहाड़ियां वो पहाड़ियां हैं जो कभी अलकायदा का गढ़ हुआ करती थी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद हालात किस कदर बदतर हो गए हैं इसका अंदाजा इसी बात से आप लगाइए कि तालिबान के खौफ से लोग बड़ी संख्या में काबुल एयरपोर्ट पर डटे हुए हैं। अफगानिस्तान के लोग इस मुश्किल हालात में अंदाजा लगाइए इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से गुजर रहे हैं। तालिबान के शासन में बच्चे से लेकर बड़े सभी दूध, खाना और पानी के लिए तरसते दिख रहे हैं। भूखे लोगों के सामने खाने का कुछ भी आता है तो वो उस पर टूट पड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक एनजीओ लोगों के लिए खाना बांटने की व्यवस्था कर रही है और देखिए उस दौरान यहाँ क्या तस्वीर, क्या मंजर सामने आया है। बड़ी संख्या में लोग उसकी गाड़ी तक पहुँच गए और खाना लेने की कोशिश करने लगे। तो बेहद तकलीफ देने वाली ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा तो जरूर कर लिया है, लेकिन उस कब्जे के साथ लोगों की जो हालत है वो इन तस्वीरों में कितनी बदतर है वो दिख रही है। लोग खाने पीने की चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। एक एनजीओ के लोग वहाँ जब पहुँचे खाना बांटने के लिए तो किस तरह से लोग छीना झपटी कर रहे थे और किसी तरह बस कोशिश इस बात की थी कि उन्हें खाने की एक निवाला मिल जाए, और इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग शामिल थे। तालिबान के शासन में बच्चे से लेकर बड़े तक सभी परेशान हैं और खाने पीने की चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। भूखे लोगों के सामने खाने का कुछ भी आता है तो उस पर टूट पड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक एनजीओ लोगों के बीच खाना बांटने पहुंचा है और उसी की तस्वीर ये कैमरे में कैद हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग गाड़ी के पास पहुंचे और खाना लेने की कोशिश करते दिखे।
और इधर आपको बताएं कि काबुल में एयर स्ट्राइक की भी खबर है। अमेरिका और तालिबान के बीच तय हुई 31 अगस्त की डेडलाइन में महज एक दिन बचा है। आखिरी फेज में बहुत तेजी से लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है और इसी बीच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एयरपोर्ट के पास एयर स्ट्राइक की खबर आ रही है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के पास 5 रॉकेट दागे गए हैं और शुरुआती इंफॉर्मेशन ये है कि एक गाड़ी से एक रॉकेट को निशाना बनाया गया, जिसके बाद काबुल शहर में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि रॉकेट के टारगेट को लेकर अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने से पहले इस तरह के हमले काफी तेज हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट के लिए अलर्ट जारी है, वहां हमले का डर जताया जा रहा है। तो एक बार फिर से बताएं, ये तस्वीर है काबुल में एयर स्ट्राइक की खबर से जुड़ी हुई। अमेरिका और तालिबान के बीच तय हुई 31 अगस्त की जो डेडलाइन है वो महज एक दिन उसमें बचा हुआ है और आखिरी फेज में बहुत तेजी से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। और इसी बीच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एयरपोर्ट के पास एयर स्ट्राइक की खबर आ रही है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के पास 5 रॉकेट दागे गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक गाड़ी से इन रॉकेट को निशाना बनाया गया, जिसके बाद काबुल शहर में हड़कंप मच गया। हालांकि रॉकेट के टारगेट को लेकर अभी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने से पहले इस तरह के हमले काफी तेज हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट के लिए अलर्ट जारी है, वहीं हमले का डर जताया जा रहा है। और आइए बात कर लेते हैं किसान आंदोलन पर जारी पॉलिटिक्स पर। किसान आंदोलन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब सरकार को घेर लिया है। करनाल में हुई घटना के लिए मनोहर लाल खट्टर ने सीधे पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सीएम खट्टर ने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन के नाम पर हरियाणा में जो घटनाएं हो रही हैं उसमें पंजाब का हाथ है। इन्होंने क्या नहीं किया, उसी स्थान पर जहां ये घटना हुई है उसी स्थान पर इन्होंने मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। वो घटना है ना, और मैंने उसको संभाला कि नहीं, आज ऐसा वातावरण है, मुझे अपना हेलीकॉप्टर उतारना ही नहीं है यहाँ। और मानो मैं कहता कि नहीं उतारो और पुलिस को आदेश हो जाते सख्ती से निपटो, तो क्या होता उस दिन? कुछ घटना हो सकती थी ना। तो इसलिए हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि हम जिम्मेवारी के नाते से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। हाँ, उनकी तकलीफें हैं और वो तकलीफें कोई हरियाणा सरकार से नहीं है। उनकी तकलीफें मानो केंद्रीय कानून है, कोई भी बात करें तो समझ में आता है, लेकिन हरियाणा सरकार के नाते से उनका कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और हरियाणा को उन्होंने बहुत गलत चुन लिया है इस आंदोलन का, और इसमें पंजाब का हाथ है। पंजाब के पत्रकार मित्र बैठे हैं, इसमें पंजाब के सरकार के लोगों का हाथ है। वरना राज्यपाल जाकर के मुख्यमंत्री को इस प्रकार से लड्डू खिलाते हुए नहीं दिखता। पंकज कपाई हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभी तक किसान के मुद्दे पर कांग्रेस घेर रही थी खट्टर सरकार को और याद दिला रही थी जनरल डायर की, लेकिन अब तो खट्टर साहब ही कह रहे हैं कि सब कुछ पंजाब कांग्रेस के बिना पर हुआ है। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया है। अब एक बार फिर से 2 राज्यों के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानी मुद्दे पर आमने सामने नजर आ रहे हैं। जहां पर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस तक चंडीगढ़ में मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने पंजाब सरकार पर निशाना साधा था और ये कहा था कि हरियाणा में जो कुछ हो रहा है उसके लिए पंजाब के सरकार जिम्मेवार है। तो वहीं दूसरी तरफ अब पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसान आपको भी लड्डू खिलाएंगे, मैं आपके लिए लड्डू भेजूंगा, आप तीनों कानून रद्द करवाइए। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है वो दर्शाता है कि किसान विरोधी बीजेपी की सरकार है। और ये भी पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जल्द से जल्द तीनों कानून रद्द करवाने चाहिए, जिससे कि पंजाब के किसान हरियाणा के किसान वापस जा सके। और ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, पंजाब के किसान तो दिल्ली बैठे हैं या पंजाब में बैठे हैं। जी, शुक्रिया पंकज। इस पर अब आगे भी घमासान और बढ़ेगा, क्योंकि अब बात जो है वो किसानों से निकलकर 2 मुख्यमंत्रियों के बीच आकर फंस गई है।
और इधर किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ किया है कि किसान संगठनों के साथ सरकार 11 दौर की बातचीत कर चुकी है और आगे भी बात करने को तैयार है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों में जिस प्रावधान पर ऐतराज हो उसे किसान संगठन बताए, सरकार उस पर भी बात करने के लिए राजी है। भोपाल में इस वक्त हमारे साथ है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। सर, ये जो किसानों का आंदोलन है 9 महीने हो रहे हैं, मतलब सरकार किसी सलूशन की तलाश में है या नहीं है? किसान यूनियन से सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ 11 दौर की बातचीत की है और उनको बार बार ये कहा है कि कानून के किस प्रावधान पर आपको आपत्ति है, कौन सा प्रावधान किसानों को नुकसान दे सकता है, वो प्रावधान बताइए तो हम बात करने को भी तैयार हैं और निराकरण करने को भी तैयार हैं। लेकिन किसान यूनियन के नेता सिर्फ एक्ट को रिपील करने की बात करते हैं, कोई तर्क नहीं देते, तो बिना तर्क के बातचीत आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होता। भारत सरकार लगातार इस बात के लिए चिंतित भी है, प्रयत्नशील भी है कि किसान अगर कोई प्रस्ताव देंगे तो हम जरूर किसान यूनियन के साथ बात करेंगे। हरियाणा में करनाल में जो हिंसा हुई, किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद एक अधिकारी का जो किसानों के सिर फोड़ देंगे, इस तरह की बातें, मतलब उसमें सरकार ये सब देख रही है ना? नहीं, देखिए दरअसल क्या है कि राज्य सरकार का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अगर कभी कभी इस प्रकार की स्थिति होती है कि सीमा पार होती है तो राज्य सरकार और जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनको अपना काम करना पड़ता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि जो हरियाणा में करनाल जैसी घटनाएं जो हो रही हैं, इन सब के पीछे पंजाब भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि कुल मिला के किसान यूनियन को इन बिलों के मामले में किसान को कोई आपत्ति नहीं है। देश भर का किसान नरेंद्र मोदी के साथ है, देश भर का किसान इन सुधार बिलों के साथ है, देश भर के किसानों के हित में मोदी सरकार ने अनेक निर्णय किए। कुछ लोगों को आपत्ति है तो उनको अपनी सीमा में रहकर और मर्यादा में रहकर आपत्ति को प्रकट करना चाहिए। पर एक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक है और किसानों का ये आंदोलन खासतौर पर बहुत सारे जाट किसान उसमें जो हैं, आपको लगता है ये बीजेपी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में इससे कोई फर्क पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी संकीर्णता के आधार पर काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर काम करती है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र के साथ चुनाव में जाते हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद प्रदान करती है। मतलब यूपी में किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत संकीर्णता का है ही नहीं। ये है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में सरकार के रास्ते बातचीत के लिए अभी भी खुले हैं, लेकिन चूंकि संगठन जो है वो पूरी तरह से तीनों किसान जो बिल हैं, कृषि बिल हैं, उनको रिपील करना चाहते हैं और ऐसा मुमकिन नहीं है। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। और किसान आंदोलन पर मची घमासान के बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मनोहर लाल खट्टर के आरोपों पर पलटवार किया है। न्यूज़ 18 के पंकज कपाई की खबर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि किसानों के गुस्से और उनके आंदोलन के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, ना कि पंजाब सरकार। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर किया गया हमला हरियाणा सरकार के किसान विरोधी होने का पर्दाफाश करता है। सीएम अमरिंदर ने कहा कि करनाल में बीजेपी की बैठक का विरोध करने वाले जिन लोगों पर लाठियां बरसाई गईं, वो पंजाब के नहीं बल्कि हरियाणा के थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बांके बिहारी मंदिर की, मथुरा की, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश के साथ साथ वहां जहां पर कृष्ण के भक्त मौजूद हैं, बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और इस वक्त आप देख रहे हैं बांके बिहारी मंदिर से ये जबरदस्त तस्वीरें, जहां पर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और वहां पर बैठे हैं। आज पूरे देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है और इसके साथ ही खास तौर पर उत्तर प्रदेश में मथुरा पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री।
और वहां पर बांके बिहारी मंदिर, अगर आप लोगों को अवसर मिला है बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने का, तो आप लोग बखूबी समझते होंगे कि किस तरह की अलौकिक अनुभूति यहाँ पर होती है जब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पहुँचता है। और अवसर जब बांके बिहारी के जन्मोत्सव से जुड़ा हुआ हो तो बात कुछ और ही हो जाती है। और ऐसे में इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं मंदिर में और दर्शन करने के लिए। आज 12 बजे से लेकर कल तक का जो पूरा कार्यक्रम है और आने वाले 2-3 दिनों तक कान्हा के जन्म के बाद तक जिस तरह की छटा यहाँ पर बिखरेगी वो अपने आप में जबरदस्त होगी। और उससे पहले आज के उत्सव में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। मथुरा में जन्माष्टमी महोत्सव बहुत ही व्यापक तौर पर मनाया जाता है और न सिर्फ देश भर से बल्कि विदेशों से भी भक्त यहां पर पहुंचते हैं। हालांकि पेंडेमिक का समय चल रहा है, कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ऐसे में जन्माष्टमी के महोत्सव में शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। बांके बिहारी के ठीक सामने वो बैठे हैं और इसके साथ ही आप सुन रहे होंगे कुछ मंत्रों के उद्गार को भी जो वहां सामने बैठे पुजारीगण कर रहे हैं। और इस पूजा में बहुत तल्लीनता से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। उन्हें कुछ अर्पण करने के लिए बांके बिहारी के लिए सामान दिया गया और फिर उनसे लिया गया और उसके साथ ही पूजा बड़े ही विधि विधान से आगे बढ़ाई जा रही है। और ये बहुत सारी आहुति दी जाती है, बहुत सारा आचमन किया जाता है और उस आचमन के दरमियान एक एक बात को बहुत ही ध्यान से किया जाता है। और बांके बिहारी मंदिर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। जब होती है तो हर उस त्योहार पर भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में आते हैं और कोशिश यही रहती है कि उस पल के वो साक्षी बने जिस पल के लिए पूरे साल भर इंतजार किया जाता है। और इसके बाद जो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ रहेंगे, वापस फिर लखनऊ चले जाएंगे। और जो ढोल मजीरों की आवाज़ आप सुन रहे हैं, जो घंटियों की आवाज़ आप सुन रहे हैं, वो साफ है कि इंतजार केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म का है। जो अजन्मे का जन्म आज होगा, जिसका इंतजार केवल ब्रजवासी नहीं पूरा देश पूरी दुनिया के उनके भक्तगण कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पूजा अर्चना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल सिद्धि के साथ यतेंद्र शर्मा, मथुरा। हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा वहीं पर मौजूद हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज जन्माष्टमी का उत्सव, भगवान कृष्ण रामलला के आने की तैयारियों से पहले जो पूजा अर्चना है उसमें शरीक हुए हैं योगी आदित्यनाथ। और मथुरा में उनके इस कार्यक्रम के साथ ही आप ये समझिए जो आप अलौकिक छटा इस वक्त बांके बिहारी मंदिर की देख रहे हैं, ये ज़बरदस्त अपने आप में इस लिहाज से है कि जन्माष्टमी के अवसर पर कहते हैं कि अगर आप कृष्ण के मंदिर में नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, उनके दर्शन ज़रूर हो जाने चाहिए। तो ये इस वक्त न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं मथुरा में जन्माष्टमी के धूम की। और उसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं बांके बिहारी मंदिर में। ये बांके बिहारी मंदिर वो मंदिर है जहां पर आप ये समझिए कि आज के दिन अगर पेंडेमिक का समय नहीं होता तो तिल रखने तक की जगह नहीं होती, यानी कि इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती। लेकिन फिर भी कुछ हद तक भीड़ ज़रूर दिखेगी आपको यहाँ पर, लेकिन वो रौनक जो अमूमन साधारण दिनों में दिखती है उतनी रौनक शायद ना दिखे। यतेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। यतेंद्र, अभी बांके बिहारी मंदिर के बारे में और योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी के बारे में मैं बता रही थी अपने दर्शकों को। अभी हम देख रहे हैं उन्होंने सर पर पगड़ी बांधी है और प्रसाद कुछ ग्रहण किया है। अभी क्या चल रहा है वहां पर, बताइए। देखिए, जो पूजा अर्चना थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो की जा रही थी वो पूजा अर्चना खत्म हो गई है। भगवान श्री कृष्ण महाराधे के मंदिर के सामने उन्होंने पूजा अर्चना की है और आप देख सकते हैं अब वो जो भवन है जो वहाँ से निकल रहे हैं, एक परिक्रमा जो होती है, जो कक्ष है जो वो है उसकी वो परिक्रमा कर रहे हैं। उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण और श्रीकांत शर्मा दोनों उनके साथ मौजूद है, तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं। और अब पूरे जन्मभूमि का वो दौरा करेंगे, जन्म जो गर्भगृह है भगवान श्री कृष्ण का, जहाँ आज रात को उनका जन्म होगा, जो अजन्मा है उसके जन्म की जो पूरा इंतजार जो पूरी दुनिया, पूरा भारत, ब्रजवासी लगातार कर रहे हैं। आज आधी रात को जन्म होगा और जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो लगातार हर जन्माष्टमी पर आते हैं और जो होली का रंग देखने को होता है वो उस दौरान यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूजा अर्चना के बाद पूरी परिक्रमा उन्होंने उस
हवन की किया जी जहाँ जी पर भगवान यतेंद्र, आपके पास दोबारा हम लौटेंगे और ये तस्वीरें आगे भी जरूर आप दिखाते रहिएगा, क्योंकि बाके बिहारी का आज दिन है, लेकिन बाके बिहारी के जो भक्त हैं जो वहां नहीं पहुंच पाए हैं उन तक ये तस्वीरें पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इधर आज अमूल फेसबुक पर अमूल सिंपल होममेड रेसिपी शो के 500 दिन पूरे होने का जश्न मना जा रहा है, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा लाइव रेसिपी शो है। इसे अब तक 200 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। पिछले 500 दिनों में 3300 से ज्यादा रसोइयों ने शो में 2900 से ज्यादा लाइव व्यंजन तैयार किए हैं। आज इस नॉन स्टॉप लाइव रेसिपी शो के 500 दिन के उत्सव के हिस्से के रूप में वो 15 घंटे की नॉन स्टॉप लाइव कुकिंग का आयोजन कर रहे हैं, जहां चुनिंदा 15 शेफ हर घंटे नए व्यंजन तैयार करेंगे। ये 5 शेफ अगले 5 घंटों में कुछ स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करने वाले हैं। शाम 7 बजे शेफ पपिया सान्याल चौधरी, रात 8 बजे शेफ प्रीति डोके, रात 9 बजे शेफ कमालिका डे, रात 10 बजे चित्रा विनीत और रात 11 बजे शेफ अपर्णा कोलरकर ये स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करेंगी।